सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हुकूमत गिराने और वजीर आजम को घर भेजने के लिए अपोजिशन की तहरीक शुरू होने के पहले दिन से तहरीक इंसाफ की हुकूमत और खुद वजीर आजम इमरान खान कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें या उनकी हुकूमत को इस पीडीएम की तहरीक से कोई खतरा नहीं है, मगर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि हुकूमत की सारी तवज्जो इस वक्त मुल्की और अवामी मसाइल पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पीडीएम की तहरीक को रोकने पर लगी हुई है। मुआवन खुसूसी हों, वुज़रा हों या वज़ीर आज़म, खुद हर तकरीब और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कारकर्दगी के बजाय मुल्क के हर मसले का जिम्मेदार साबिक़ा हुकूमतों और अपोजिशन को ठहराते हैं। कल भी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी वुज़रा और तर्जुमानों का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने पीडीएम से निपटने के लिए गाइडलाइंस दी। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सरबराही में 5 वफाकी वुज़रा की जानिब से एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ऐसा लग रहा था कि शायद वज़ीर दाखिला मच सानिया में मुलविस दहशतगर्दों के हवाले से कोई बड़ी अहम ब्रेकिंग देने आए हैं, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ और मच वाक़े के हवाले से कोई बात ही नहीं की गई। बात हुई तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम की। कल वज़ीर आज़म की जानिब से पीडीएम के मामले पर वजारत दाखिला को जिम्मेदारियां मिली। वज़ीर दाखिला शेख रशीद को अपोजिशन जलसों में मदरसों के बच्चों की शिरकत रोकने का टास्क दिया गया, जिस पर उन्होंने मदारिस से राब्ते भी शुरू कर दिए। वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन का यह तजाद भी वाज़ेह किया कि अपोजिशन 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रही है और इसी इलेक्शन कमीशन के तहत होने वाले ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लेने जा रही है। 2018 के इलेक्शन में जो सीटें अपोजिशन जमातों को मिली वो इंतखाबात भी इसी इलेक्शन कमीशन के तहत हुए थे। क्या कहना था वज़ीर दाखिला का? वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि धांधली के हवाले से मेरी सरबराही में कमेटी बनी थी जिसके सिर्फ 2 इजलासों में ही अपोजिशन के लोगों ने शिरकत की। अपोजिशन बगैर सबूत के धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है और कोई सबूत पेश नहीं कर पा रही। क्या कहा उन्होंने? तो अब एक तरफ तो हुकूमत पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाज़त भी दे रही है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए फरोग नसीम ने यह वार्निंग भी दे दी है कि एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। फरोग नसीम ने क्या कहा यह भी सुन लीजिए। तो हुकूमत की जानिब से पुरअमन रैली की इजाज़त मिलने के बाद पीडीएम ने पूरी कुव्वत के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। नून लीग की क़यादत ने गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन से मुताल्लिक आज वाइट पेपर भी जारी कर दिया। इल्ज़ाम लगाया कि 2018 के इंतखाबात में धांधली के जरिए सेलेक्टेड हुक्मरान मुसल्लत करने का तजुर्बा किया गया और इंतखाबात में धांधली का रीप्ले गिलगित बल्तिस्तान में किया गया। अवाम वोट की इज्जत का हक मांग रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल ने ऐलान किया कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग पोलिंग स्टेशन की निगरानी खुद करेगी। उन्होंने क्या कहा यह भी सुनिए। तो अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है खुद पोलिंग स्टेशन की निगरानी करेंगे। तो ये सूरत हाल है। शेख रशीद ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की हम इजाज़त तो देते हैं लेकिन वो कानून के दायरे में होना चाहिए और ये वही इलेक्शन कमीशन है कि जिसके तहत आगे ज़िमनी इंतखाब भी लड़ना है और उसी के खिलाफ एहतजाज भी। तो अब अपोजिशन की आगे क्या स्ट्रेटजी है इस पर गुफ्तगू करते हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। 19 को इलेक्शन कमीशन के बाहर आप लोग एहतजाज भी करने जा रहे हैं और आगे ज़िमनी इंतखाब भी लड़ रहे हैं। वो ज़िमनी इंतखाब भी इसी इलेक्शन कमीशन ने कराना है। तो ये अपोजिशन की हिकमत अमली में ये कहीं तजाद की सूरत में तो नहीं देखा जाएगा आगे? नहीं, देखिए तजाद नहीं है। जहाँ तक 19 जनवरी को पीडीएम के एहतजाज का ताल्लुक है उसका मौजू वो फॉरेन फंडिंग केस है जो पिछले 6 साल से पेंडिंग पड़ा है और जबकि स्टेट बैंक वाज़े तौर पे बतला चुका है कि दर्जनों ऐसे अकाउंट थे जो पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर नहीं किए और वो गैर कानूनी तौर पे करोड़ों रुपया बैरून मुल्क उन फंड्स में उन अकाउंट में हासिल कर रहे थे और उसको कहाँ इस्तेमाल कर रहे थे किसी को नहीं पता। तो ये एक ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई है जिसके ऊपर इमरान खान साहब भी नाअहल होते हैं और पीटीआई की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होती है और यही वो एनआरओ है कि जिसको लेकर इमरान खान साहब 6 साल से बैठे हुए हैं और साकिब निसार साहब ने बजाय इस सुप्रीम कोर्ट में फैसला करने के, उन्हें नाअहल करने के, ये केस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया था ताकि वो कम अज कम इलेक्शन में अपना रोल प्ले कर सकें और उनको सिलेक्ट किया जा सके।
तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल है जो फॉरेन फंडिंग केस है। और हमारे जाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम इलेक्शन कमीशन की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराएं। 6 साल से ये मसला ज़ेरे गौर है, इसका फौरी तौर पे फैसला किया जाए। अगर नवाज शरीफ साहब के केस को 1 महीने में सुना जा सकता है और फैसला किया जा सकता है, तो खान साहब के फैसले 6 साल से क्यों पेंडिंग है? सही। तो ऐसे सब सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस के लिए आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के किरदार पर, जो 2018 में उसका किरदार रहा, या जो आगे ज़िमनी इंतखाब उसको कराने हैं, उसके अपने किरदार पर तो आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है? देखिए, जो इलेक्शन कमीशन 2018 में था वो तो जा चुका है। अब एक नया इलेक्शन कमीशन आया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अपना किरदार गैर जानिबदारी से अदा करेंगे, क्योंकि ये बेहद अहम है कि अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के नाम पे मजीद कोई फ्रॉड या डाका ना डाला जाए, वरना लोगों का इसके खिलाफ एक रद्द अमल जो आएगा वो बहुत बागियाना होगा और मुल्क के वफाक के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए वो बहुत मनफी रुझान हो सकता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नया इलेक्शन कमीशन आया है, जो नए मेंबरान आए हैं, जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, वो गैर जानिबदारी के साथ ज़िमनी इलेक्शन भी कराएंगे और अगले जो आम इंतखाबात हैं उसमें उस गलती की तलाफी करेंगे जो 2018 में हो चुकी है। सही। अच्छा, ऐसे सब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को भी आप लोगों ने यकसर मुस्तरद कर दिया, वाइट पेपर भी आपने जारी किया इस गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन ये हुकूमत तो माजी की आपकी अपनी हुकूमत और पीपल्स पार्टी से भी कम सीटें लेने में कामयाब हो सकी है गिलगित बल्तिस्तान में। फिर वहाँ के नताइज पर आप लोगों को क्यों एतराज़? देखिए, अगर वहाँ पर आज़ाद मुनसफाना इंतखाबात होते तो मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीती, इसलिए कि 2015-20 के दरमियान जितनी डेवलपमेंट गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत ने की थी, हमारे मुखालफिन भी उसके मोतरफ थे। लेकिन वहाँ पर प्री पोल इंजीनियरिंग की गई, जैसे साउथ पंजाब में की गई थी। हमारे 6 से ज्यादा अराकीन को जो इलेक्टेबल्स थे उनको मजबूर किया गया कि वो अपनी वफादारी बदलें, वो पार्टी को छोड़ें। और इसके बावजूद के इंतजामी तौर पे हुकूमत ने भरपूर वहाँ मदाखलत की, लेकिन जो हुकूमत की PTI हुकूमत की पाकिस्तान में कारकर्दगी है और ये पाकिस्तान में जो महंगाई और जो लाकानूनियत और जो आवाम को मुश्किलात का सामना है, इसकी खुशबू तो नहीं है, कोई जो बदबू कह लीजिए वो वहाँ पर भी पहुंची हुई है। वो इसकी जो फ्लेवर है वहाँ पहुंचा हुआ है। लोगों को पता है कि ये नया पाकिस्तान एक डरोना ख्वाब बन चुका है। तो इस धांधली के बावजूद लोगों ने इनको सिर्फ 8 सीटें दी, जबकि इससे पहले जो भी वफाकी हुकूमत है वो 14 या 16 सीटें लेती थी, अक्सरियत हासिल कर लेती थी। इनको सादा अक्सरियत भी नहीं मिली और इन्हें फिर उसी तरह आज़ाद उम्मीदवार तोहफे में पेश किए गए, जैसे कि पंजाब में आज़ाद उम्मीदवारों को PTI को पेश किया गया और उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब में वजारत आला का मनसब मिला। लेकिन एहसन साहब, अगर गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप लोग ज़्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब हो भी जाते और अगर हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाते, तो फिर वहाँ के मसाइल आप कैसे हल करते? चूँकि वफाक में किसी और जमात की हुकूमत, फिर वही फंड्स के ट्रांसफ़र का मसला होता, पैसों का इशू होता, वहाँ के मसाइल हल करने के लिए फिर आप लोगों के पास और मज़ीद चैलेंजेस बढ़ जाते। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का भी वही डेमोक्रेटिक राइट है जो सिंध की हुकूमत का डेमोक्रेटिक राइट है। जैसे सिंध में एक मुखालिफ हुकूमत है लेकिन वो चल रही है। गिलगित बल्तिस्तान को मुस्लिम लीग नून के दौर में स्टेबल कर दिए गए थे और अब जरूरत इस बात की थी कि जो हुकूमत वहाँ पर बुनियाद रख चुकी है तरक्की की, अगर कंटिन्यूटी होती तो वो सारे मंसूबे जो शुरू किए गए थे वो कामयाब मुकम्मल हो जाते। अब इसको हम वही देख रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में जो मंसूबे अधूरे रह गए थे वो अधूरे रह गए हैं और उनकी लागत कई गुना बढ़ चुकी है। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी वो सारे मंसूबे जो मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू हुए थे वो एक एक करके बीमार हो रहे हैं, उनकी फंडिंग रोक दी गई है, उसमें दिलचस्पी किसी की नहीं है। नतीजा ये है कि कई 100 अरब रुपए का नुकसान होगा उन मंसूबों को कल मुकम्मल करने में जब उनकी लागत बहुत बढ़ चुकी होगी। सही। लेकिन एहसन साहब, अब ये जो आज़ाद कश्मीर में आप ये कह रहे हैं कि नून लीग अपने पोलिंग स्टेशंस की, तमाम पोलिंग स्टेशंस की खुद निगरानी करेगी, ये इसको कैसे मुमकिन बनाएंगे? इतनी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशंस होते हैं, क्या आप अपने कारकुनान की वहाँ पर ड्यूटीज़ लगाएंगे? और लोग तो अंदर जाकर वोट कास्ट करते हैं, वो तो ज़ाहिर है उनकी अपनी मर्जी है, वो जिसको भी वोट कास्ट कर सकें करें। जी, हम जो 2018 का तजुर्बा है और जो गिलगित बल्तिस्तान का तजुर्बा है उस रोशनी में आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बहुत भरपूर हिकमत अमली अपनाएंगे। अगर किसी ने
वहाँ पे प्री पोल रिगिंग करने की कोशिश की तो उसका भी मुकाबला करेंगे। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर निगरान हुकूमत का गुंजाइश नहीं है आइन के अंदर, तो इसलिए इस बात में थोड़ी बचत है कि वहाँ पे वफाकी हुकूमत अपनी मनपसंद निगरान हुकूमत बना के उसके जरिए धांधली नहीं कर सकेगी। और ऐसा फिर ये इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका तौर पर लड़े जाएंगे या हर जमात अपना अपना कैंडिडेट अलग लाएगी जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ था? जी अभी ये कबल वक्त है कि हो सकता है कि वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट पीडीएम की जमातों के दरमियान हो, लेकिन अभी कोई वहाँ पर इत्तेहाद बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। सही। और ऐसे साहब अब्दुल, लॉन्ग मार्च इस्तीफों वाला मामला, पीडीएम की जो स्ट्रेटजी थी वो कहीं स्लो होती है हमें दिखाई दे रही है। 31 जनवरी की डेडलाइन करीब आ रही है, लेकिन लॉन्ग मार्च के अभी तक कहीं कोई तारीख तय नहीं है। इस्तीफे कब देने हैं ये भी कोई तारीख सामने नहीं आई है। तो क्या आप लोग रीथिंक कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी को? नहीं, इसमें तो जो हमारी पिछली मीटिंग थी, क़यादत की, उसमें एक लाएअमल दे दिया गया था और पीडीएम ने कहा था कि 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म के पास मोहलत है। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो 1 फरवरी को पीडीएम की क़यादत लॉन्ग मार्च के लिए अपने लाएअमल का ऐलान करेगी। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि हम इस पर राय रखते हैं कि सेनेट के इलेक्शन को हम नहीं छोड़ेंगे ताकि हुकूमत को 2/3 अक्सरियत ना मिले, क्योंकि हमारा एक मरकजी नुक्ता जदोजहद का आइन की हिफाजत है। अगर हमने सेनेट में इन्हें 2/3 अक्सरियत दे दी तो ये वहाँ पे मनपसंद आइन में तरमीम कर सकते हैं, चाहे वो 58(2)B जैसे इख्तियार को वापस लाना हो या 18वीं तरमीम का हुलिया बिगाड़ना हो। तो इसलिए पीडीएम के लिए जरूरी है कि अगर हम आइन की सरबुलंदी को यकीनी बनाना चाहते हैं तो हम आइन की हिफाजत के लिए सेनेट में इस हुकूमत को 2/3 अक्सरियत लेने से बाज रखें। और इसी तरह जो ही सेनेट का इंतखाब मुकम्मल होगा तो उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की ऑप्शन जो है वो उसका फैसला किया जाएगा। और जो लॉन्ग मार्च होगी, मैंने आज भी कहा है कि इंशाल्लाह ताला वो चीन के जो माओ ज़ेडुंग की लॉन्ग मार्च थी, चेयरमैन माओ की, उसकी याद ताज़ा कर देगी। तो ऐसा सब इसका मतलब कि जो लॉन्ग मार्च और इस्तीफा वाला मामला था ये अब मार्च के दरमियान तक तो मौखर हो गया, चूंकि आज शेख रशीद ने जो इशारा दिया कि मार्च के पहले हफ्ते में सेनेट इंतखाबात होंगे और आप कहने कि लॉन्ग मार्च उसके बाद होगा, इस्तीफे तो फिर उसके भी बाद। तो फिर पूरा फरवरी में पीडीएम क्या करेगी? वो जो मार्च का जो इब्तदाई टेन्योर होगा उसमें फिर पीडीएम क्या करेगी? इसी तरह रैलियां चलती रहेंगी, छोटे छोटे जलसे होते रहेंगे? देखा है कि हम लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं और हमारे मुख्तलिफ मुकामात पे अभी लोरालाई के अंदर बहुत शानदार पीडीएम की रैली और जलसा हुआ है। इसी तरह हमने मुख्तलिफ मुकामात पे जलसों का और रैलीज का प्रोग्राम बनाया है, जिनका बुनियादी मकसद यही है कि लॉन्ग मार्च के लिए अवाम में शऊर बेदार किया जाए और अवाम को मोबिलाइज किया जाए। तो आप देखेंगे कि ये जो जनवरी और फरवरी में हमारी मोबिलाइजेशन कैंपेन है, इसके नतीजे में जब लॉन्ग मार्च होगी तो यूं लगेगा कि पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहा है। अच्छा, ऐसे जब 27 दिसंबर से पहले जो पीडीएम की स्ट्रेटजी थी वो बड़ी अग्रेसिव लग रही थी। ऐसा लग रहा था आप लोग सेनेट इंतखाबात होने ही नहीं देंगे, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। 27 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी साहब ने जब तकरीर की, उससे पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब ने 2 मुलाकातें की मौलाना साहब से, शहबाज शरीफ साहब से। उसके बाद ऐसा लग रहा है पीडीएम की स्ट्रेटजी थोड़ी स्लो हुई है, थोड़ा डिफेंसिव हो गई है। अब आप लोग सोच ज़्यादा रहे हैं, अमली तौर पर कम चीज़ें हो रही हैं। उससे पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। क्या एक शिफ्ट आया है आपकी इस पॉलिसी में उसके बाद 27 दिसंबर? जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो हमारे प्लान के मुताबिक चल रही है। लोगों को फर्क इसलिए लग रहा है कि हमारे पहले मरहले में हमने सूबाई दारुल खिलाफों में जलसे किए थे और वो बहुत जलसे थे, और अब हमने सूबाई दारुल खिलाफों के बाद जो मुख्तलिफ छोटे अजला हैं उनकी तरफ रुख किया है, उधर भी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं और हमने जो टाइम टेबल बनाया है हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। और ऐसा दुरानी साहब की जो शहबाज साहब से जो मुलाकात हुई थी, अभी शाहिद खाकान साहब जब गए लंदन, मियाँ साहब से उनकी जो बात हुई, क्या वो उस गुफ्तगू की तफसील वहाँ तक पहुँची है? कोई पैगाम शहबाज साहब का लेकर गए थे वहाँ तक? उनकी जो उनका विजिट था उससे मुताल्लिक की जो डिटेल्स हैं वो आपके इल्म में अगर हो? देखिए, इसमें तो अभी कोई ऐसी जो दुरानी साहब की सफारतकारी थी, किसी भी तरफ से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि वो किसके नुमाइंदे हैं, किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता। और जैसे कि पीडीएम वाज़े तौर पे कह चुकी है, जब तक इमरान खान साहब का इस्तीफा नहीं आता किसी से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी।
एहसन साहब, आपकी अपनी राय, आपका तज्जिया क्या है? किसके नुमाइंदे हैं दुरानी साहब के? हुकूमत की तरफ से वो आए थे या फिर जिनसे आप लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो वहां से कोई पैगाम लेकर आए थे? देखिए, ये इसका जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है ना। जेल में किसी कैदी से हुकूमत की मंशा, मर्जी और मंजूरी के बगैर कोई शख्स मुलाकात नहीं कर सकता है। तो मुझे ये तो सवाल हुकूमत से पूछना चाहिए कि दुरानी साहब को किसने भेजा था शहबाज शरीफ साहब के पास। तो एहसन साहब, अभी वैसे इस मौजूदा सूरत हाल में कोई गुंजाइश है मुज़ाकरात की, या वो ट्रैक टू डायलॉग जो कि दुरानी साहब जिसका इनिशिएटिव लेकर आए थे, क्या उसकी गुंजाइश और अहमियत इन मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं सेनेट इंतखाबात से पहले? मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात का इम्कान है जब तक कि इमरान खान साहब का इस्तीफा नहीं होता। जब तक ये मौजूद हैं कोई डायलॉग नहीं हो सकता। लेकिन एहसन साहब, सेनेट इंतखाबात भी आप होने दे रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब भी लड़ रहे हैं, 31 की डेडलाइन भी गुजर जाएगी, इस्तीफा तो नहीं आना। फिर पीडीएम की इसी स्ट्रेटजी पर चलते हुए कैसे मजबूर करेंगे इस हुकूमत को जाने के लिए? क्योंकि हुकूमत के जाने के कहीं कोई आसार तो हमें नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, जो ज़िमनी इलेक्शन है वो इसलिए हम लड़ रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में सूबाई नशिस्तें हैं और सूबाई नशिस्तों का सेनेट के इंतखाब में वोट होता है। तो लिहाजा अगर हमने सेनेट में अपने ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार कामयाब कराने हैं तो हमें सूबे की उन नशिस्तों को हासिल करना ज़रूरी है कि जो इस वक्त खाली हैं। तो इनका कोई आपस में ये नहीं कि डिस्कनेक्ट है, ये कनेक्ट है। ज़िमनी इंतखाबात जो है वो सेनेट के अंदर ऑपोजिशन को मदद देंगे। लिहाजा ये एक सियासी हिकमत अमली के तौर पे दुरुस्त फैसला है कि हम ज़िमनी इलेक्शन में अपने सूबाई असम्बली के तमाम मेंबरान को जितवाएं, उसके बाद सेनेट में अपने हिस्से के मुताबिक भरपूर नशिस्तें हासिल करें ताकि हुकूमत 2/3 अक्सरियत सेनेट में हासिल ना कर सके। और जब ये सेनेट का इंतखाब हो जाएगा तो उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की ऑप्शन जब आएगी तो आप देखेंगे कि फिर ये जो ढांचा है ये रेत का किला साबित होगा। सही। और ऐसा साहब, फिर जब लॉन्ग मार्च वो जब भी होगा वो पिंडी की तरफ होगा, इस्लामाबाद की तरफ होगा, चूंकि डीजी साहब ने जो पैगाम दिया था तमाम सियासी जमातों को कि अब उनको सियासत में ना इन्वॉल्व किया जाए, ना घसीटा जाए, उसके बाद क्या पीडीएम के बयानिए में कोई चेंज आएगा? चूंकि सबसे ज़्यादा खुलकर, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मियाँ साहब ही गुफ्तगू करते थे इदारों के सरबराहान के नाम लेकर। उसके बाद क्या उस जो पॉलिसी थी, जो वो रवैया था, उसके बारे में कुछ सोचा जाएगा? कोई तब्दीली आ सकती है मियाँ साहब के बयानिए में? देखिए, हमने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये है कि 70-72 साल से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का जो किरदार चला आ रहा है वो किसी भी तौर पे ना मुल्क की जमहूरियत के हक में है, ना मुल्क के मफाद में है, ना खुद एस्टैब्लिशमेंट के मफाद में है। लिहाजा ये किरदार है या नहीं, इसका फैसला किसी बयान से नहीं होगा, इसका फैसला अमल से होगा। और जब ये किरदार ख़त्म हो जाएगा तो अमल से पता लग जाएगा कि अब पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की सियासत में गैर जमहूरी मुदाखलत नहीं हो रही। अब अगर ये कहा जाए कि 2018 के इंतखाबात गैर जानिबदार थे और उसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं था तो बयान तो ये दिया जा सकता है, लेकिन इस मुल्क के अंदर वो लोग मौजूद हैं, वो उम्मीदवार मौजूद हैं जिनको अपने दफ्तरों में बुलाया गया, जिनको दबाव दिया गया, जिनको हरासा किया गया, और वो सारे दफ्तर और वो अफराद जिन्होंने ऐसा किया वो हमारे कौमी दफ्तर के थे। तो ये बात कोई खला में तो नहीं हुई, जमीन के अंदर हुई है ना, जमीन के ऊपर हुई है, इंसानी किरदारों ने किया है। तो हर बच्चा जानता है, सहाफ़ी जानता है, सियासतदान जानता है कि 2018 में किस नौयत की मुदाखलत हुई थी, और हम चाहते हैं कि अब आइंदा ऐसी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो फिर वो सवाल जाहिर है वो भी बार बार उठता है कि मुदाखलत का इल्ज़ाम आप जिस पर लगाते हैं उसी को आप एक्सटेंशन का वोट भी देते हैं, उसी का नाम लेकर आप तनकीद भी करते हैं और फिर वोट भी दे। जाहिर है ये तजाद भी तो एक आपकी पॉलिसी, आपकी पार्टी का एक सामने आया ना कि एक्सटेंशन का वोट भी दिया और फिर तनकीद भी की जा रही है। अब उस वक्त गलत थे या आज गलत हैं? देखिए, पहली बात यह है कि अपोजिशन ने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी। किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन या वजीर आजम देता है या आर्मी चीफ उसे कबूल करता है। अपोजिशन ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के मुताबिक उस कानून को कि जो मुल्क में मौजूद नहीं था, तो एक्सटेंशन तो पहले दी जा चुकी थी। अब अगर अपोजिशन उसके ऊपर कुछ और किरदार अदा करती तो पूरी हुकूमत की मशीनरी ने ये शोर उठाना था कि ये पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के इदारे को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तो लिहाजा उसमें अपोजिशन के पास देयर वाज नॉट मच ऑफ ए चॉइस
असल बात तो यह है कि वजीर आजम पहले आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे चुके थे, ये फैसला अपोजिशन ने नहीं किया। सही। अच्छा ऐसा सब जरा थोड़ा ब्रॉडशीट वाले मामले पे अगर हम बात कर लें, इमरान खान की जानिब से कहा जा रहा है जब पैनामा केस आया, ब्रॉडशीट वाला मामला आया, हुकूमत उसको अपनी कामयाबी गर्दानती है कि जो हमारा बयानिया था करप्शन के खिलाफ वो बेनकाब हो गया है। आप लोग उल्टा इस हुकूमत को कसूरवार ठहरा रहे हैं। करप्शन तो बहरहाल बेनकाब हुई है किसी न किसी की। जो तफसीलात आई हैं ब्रॉडशीट के हवाले से, वो तो हैरान कौन है। हुकूमत के लोग वहाँ पर रिश्वत की पेशकशें कर रहे थे और पैसा लेना चाह रहे थे, और जिस तरह से वहाँ पे आपस में खरीदो फरोख्त हो रही थी, सौदेबाजी हो रही थी, वो इंतहाई शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए जो उसकी तफसीलात आई हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि असल बात तो ये है कि 7 अरब रुपया हुकूमत ने ब्रॉडशीट को पेश किया है, उनको अदा किया है। उसके एवज क्या मालूमात निकाली हैं, उसके एवज क्या सुराग निकाला है किसी नाजायज दौलत का। ये तो इतना बड़ा स्कैंडल है कि जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, और हम मुतालबा करते हैं कि जो लंदन हाई कोर्ट ने फैसला किया है इस केस का, उसे पब्लिक किया जाए। सही। और ऐसे सब हुकूमत भी इस मामले की तहकीकात का मुतालबा कर रही है, लेकिन क्या अब तक जो तफसीलात आई हैं, क्या मुस्लिम लीग नून को उसमें मुकम्मल क्लीन चिट मिल गई है, जिस तरह मरियम साहिबा ने जो ट्वीट किया था? देखिए, उसमें जो भी तफसील है वो हाई कोर्ट के फैसले में मौजूद है और दर्ज है। इसीलिए तो हम मुतालबा कर रहे हैं कि अगर हुकूमत कहती है कि उसकी जीत हुई है, तो वो लंदन हाई कोर्ट के फैसले के मदरजात को और उसकी तफसील को आम करे। सीधा सीधा जाना चाहिए वो। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद थे और थे कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज फॉरेन फंडिंग केस की वजह से हो रहा है, और सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ने हैं। चूंकि हुकूमत को खुला मैदान नहीं देना, ज़िमनी इलेक्शन उनकी जमात और PDM इससे लड़ रही है ताकि सेनेट इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तें हासिल की जा सकें और इस हुकूमत को आने वाले वक्तों में कानून साजी से रोका जा सके। तो अपोजिशन की ये तहरीक इस वक्त उसकी हिकमत अमली थोड़ी सी तब्दील हुई है। सेनेट इंतखाबात के बाद फिर उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च होगा, और लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़े अपोजिशन और PDM की तरफ से दिए जाएंगे अगर ये हुकूमत नहीं छोड़ती है, वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा नहीं आता। तो अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हुकूमती जमात के रहनुमा का मौक़िफ़ इस पर जानेंगे कि हुकूमत इन तमाम चीज़ों पर क्या सोच रही है। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हुकूमत बज़ाहिर PDM की तहरीक के आगाज़ से ही कह रही है कि इस तहरीक से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है और इसको ज़्यादा सीरियस भी नहीं ले रही। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी कोई वफाकी वज़ीर, कोई मुशीर या वज़ीर आज़म खुद किसी तकरीब से खिताब कर रहे हों, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों, तो उस तकरीर का, उस गुफ्तगू का पूरा महवर PDM ही होती है। और अभी भी आज भी 5 वफाकी वज़रा ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महसूस ऐसा हो रहा था कि साने मत से मुतालिक कोई बात होगी, कोई बड़ा इंकशाफ सामने आ सकता है, साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक कुछ बताया जाएगा, कानून साजी से मुतालिक कुछ बताया जाएगा, लेकिन गुफ्तगू सिर्फ PDM की तहरीक को रोकने से मुतालिक हुई। अब जो अवामी मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, कराची से किए गए वज़ीर आज़म के वादे अपनी जगह पर मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लोगों की मुश्किलात किसी सूरत कम नहीं हो पा रही, महंगाई की चक्की में लोग पिस रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपको सेहतियाब होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी बहादुरी से आपने कोरोना का मुकाबला किया। ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है PDM की तहरीक को, क्या प्राइम मिनिस्टर खुद और हुकूमत बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही है? कोई ख़तरा नज़र आ रहा है? जहाँ गुफ्तगू होती है, PDM से मुतालिक बात होती है, उनके एहतजाज को कहीं महदूद करने की, कहीं उनको हिदायत की जाती है कि कानून के मुताबिक सब कुछ करें, बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही है हुकूमत इस तहरीक को? बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब भाई, और बड़े दिनों बाद आपसे गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छा लगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी समझ में ये भी नहीं आता कि आप थोड़ा सा, मैं आपके मौक़िफ़ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि 5 वज़रा को इस वक्त साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी। उसमें होता ये कि आप बेवजह या बिला वजह किसी ऐसी चीज़ को अहमियत दे देते हैं या किसी ऐसे गिरोह को अहमियत दे देते हैं जो अहमियत का मुतकाज़ी नहीं है, उसको क़तन अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। आपकी आंखों के सामने है कि जो भी सियासी बालिग़ नज़र है, जिसकी सियासी फ़िक्र है, जो सियासी फ़हम व फ़िरासत रखता है, वो ये देख रहा है कि मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी या बिलावल ज़रदारी भुट्टो, दोनों नामों को अगर अपने अलग अलग तौर पर देखें
तो बिलावल साहब अपनी राहें करीबन करीबन जुदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। रह गई मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, तो उनकी आवाज़ अभी थोड़ी सी ज़रा गूंज रही है, उसके बाद कुछ मध्यम होगी, फिर ज़रा खामोश हो जाएगी और फिर गुम हो जाएगी। अब रह गए मौलाना, तो मौलाना के साथ एक बड़े कमिटेड किस्म के मदारिस के तलबा हैं जो ज़रूर उनके साथ बाहर निकलेंगे, जिनकी बैत उनके साथ है। अब सिवाय मौलाना के और कोई ऐसी क़ुव्वत नहीं है कि जो PDM नज़र आती हो। तो एक तो PDM का ये जो हवा है ये हमें दिमागों से उतार देना चाहिए, फोकस होना चाहिए, जो कि मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ बहैसियत MNA रुकन कौमी असम्बली, फ़ोकस होना चाहिए अवामी मसाइल, अवामी जो लोगों की तरफ से चीखें निकल रही हैं वो उसका इजाला करना चाहिए। और यही वजह है कि शायद इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म अपनी टीम से नाला है, और वो इसी वजह से कि आप बेवजह चीज़ों को या तो आप फिर फ्रंट फुट पर आएँ और ठीक ठाक तरीके से खेलें, फिर चौके छक्के मारें, फिर जवाब दें, उनके अंदाज में जवाब दें। जब वो जवाब नहीं दे सकते, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देना है, तो फिर ज़रूरत नहीं है। और ज़रा इस मामले में ये भी देखना पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है और किसको क्या कहना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि PDM कोई बहुत बड़ी हमारे लिए कोई चैलेंज है या कोई हवा हमारे लिए। हाँ, हमने उसको ज़रूर एक हवा बना लिया है, वैसे PDM में कोई हवा ववा। लेकिन फिर हमें मुस्तकिल बुनियादों पर उससे मुताल्लिक गुफ्तगू होती है, उनकी क़यादत को भी तनकीद का निशाना मुख्तलिफ मौक़ों पर बनाया जाता है, लेकिन जो करने के काम हैं, जो अभी आप 2-3 रोज़ पहले बड़ी तादाद में चीज़ों की कीमतें दोबारा बढ़ी हैं, जब पिछले साल का आगाज़ हुआ था तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो प्राइस कंट्रोल टीमें कहीं उस पर हुकूमती रेट नहीं नज़र आ रही, कभी वज़रा को टास्क दिया जाता है महंगाई में कमी का, कभी टाइगर फोर्स बना दी जाती है। वो टाइगर फोर्स कहीं अमलन ना हमें दिखाई दी है, और हमें उम्मीद है, अंदाज़ा भी यही कि शायद आपको भी कहीं दिखाई नहीं दी गई होगी। तो इन अवामी मसाइल का हल आधा टेन्योर गुजर चुका है, आधा टेन्योर ही बाकी है, और आखिरी साल तो फिर इलेक्शन की तैयारी में लग जाता है। अब अमलन तो 1.5-2 साल ही बाकी है आपकी हुकूमत का। ये काम कब होगा? मैं तो अरबाब भाई यही कहता हूँ कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ में अगर MNAs और MPs हों और वो इलाके में नज़र आएँ और वो जाकर दुकानों पर ख़ुद मालूमात हासिल करें कि ये आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप दे रहे हैं, ये कीमत तो ये थी, ये कीमत तो आप दूध इतने का मिल रहा है, आप इतने का दे रहे हैं, चीनी इतने की, आप इतने, तो ये काम इसमें करने के हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये इन लोगों से मुकाबले के लिए क्या आदमी काफ़ी है, कोई भी वज़ीर इत्तलात हो या फवाद चौधरी हों या शाह महमूद साहब हों या परवेज़ खटक साहब। खैर परवेज़ खटक साहब तो बड़े कमज़ोर से आदमी है, लेकिन ये कोई भी हो, कोई एक आदमी काफ़ी है, वो इनका जवाब। फिरदौस साहिबा देती रहती हैं माशाल्लाह, वो जो कंगफू मास्टर भी हैं और तमाम चीज़ें, तो वो देती रहती हैं, बाकी लोग देते रहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कि अगर पूरी टीम इस पर लग जाएगी तो फिर ये तो ऐसा लगेगा कि खान साहब एक बड़े मजबूत इंसान का नाम है। इमरान खान एक ज़बरदस्त किस्म का कैप्टन है, तो उसको जब भी तो वो नाराज़ हो जाते हैं अपने वज़रा से कि भाई आप ये कर क्या रहे हैं। जब या तो आप पॉलिसियों से इख्तिलाफ़ कर लें तो फिर चले जाएँ यहाँ से, हमारे साथ ना। और ये अगर देखें तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है। अगर आप वज़ीर आज़म की पॉलिसियों से नाला है तो आपको वज़ीर रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप चले जाएँ। और अगर आप नाला नहीं है और अगर आप पसंद करते हैं और अगर आप उन पॉलिसियों से इत्तेफाक करते हैं तो फिर दिफा करें। अगर दिफा भी नहीं कर पा रहे तो भाई फिर आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो मैं नहीं समझता कि इतने सारे लोगों का, जो अभी आप जैसे कि जिक्र कर रहे थे अरबाब भाई, इतने सारे लोग आ रहे हैं और वो जब हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास प्राइम मिनिस्टर कभी हेड करते हैं, पिछले 2-4 जो इजलास हुए उसमें 80-90% गुफ्तगू यही होती है कि जाके PDM को मुंह तोड़ जवाब देना है, उनको उसी तरह से अपनी पार्टी को का दिफा करना है जिस तरह फयाजुल हसन चौहान या चंद दूसरे लोग करते हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने किसी इख्तिलाफ की बिना पर इस्तीफ़ा दे दिया, अभी तक ना उनका इस्तीफ़ा कबूल हुआ ना उस पर कोई फैसला हुआ है। फिर इस तरह क्या जो इस पॉलिसी पर नहीं चल सकता, जिसको ये तो जमहूरी पार्टी है, सबकी राय का अपनी अपनी जगह एहतराम होना चाहिए। तो दूसरी जमातों के तर्ज़ अमल को अपना रहे हैं। तर्जुमानों के इजलास देखिए, मैं बता दें, पार्टी तर्जुमानों के इजलास को हेड करना तो वज़ीर आज़म का आइनी और जमहूरी हक़ है। वो इसलिए कि वज़ीर आज़म जो बेहतर समझते हैं कि बयानिया जाना चाहिए आवाम में, वो उसी की तनाजुर में पार्टी तर्जुमानों को हिदायत जारी करते हैं। और ये कोई अचंभे की या अनोखी बात नहीं है। ये अगर वो कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं कि इस पर सवाल उठाया जा सके। लेकिन पार्टी तर्जुमान क्या वो कर पा रहे हैं? इतने सारे तर्जुमान, देखिए मैं तो तर्जुमान नहीं हूँ हुकूमत का, मैं तो आप लोगं की मोहब्बत है जो चैनल से मुझे बुलाते हैं, अभी थोड़ी देर बाद डॉन में होऊंगा, क्योंकि आप हमेशा खुलकर दिल से और सच बात करते हैं। मैं कोई तर्जुमान, मैं बिल्कुल जो इस वक्त मैं समझता हूँ, देखिए कुछ लोग होते हैं हर जमात में होते हैं जिनको
ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी की हिदायत की, सिवाय वज़ीर आज़म की हिदायत के अलावा किसी की हिदायत के वो मोहताज नहीं होते। हम समझते हैं सियासत को, हमारा पूरा ख़ानदान यानी शेख लियाकत हुसैन, महमूद सुल्ताना, सरदार अली साबरी मेरे नाना जिन्होंने कायद आज़म को कायद आज़म का खिताब दिया, तो हमारा पूरा ख़ानदान हम जानते हैं कि पॉलिटिकली किस पिच पर किस तरह से कैसे खेला जाता है और इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। इस वक्त हमें आवाम का दिल जीतना है। आवाम के दिल जीतने के लिए हमें आवाम को सस्ती चीज़ें देनी चाहिए, अशियाए खुर्दोनोश में की जो कीमतें हैं उनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, और साथ साथ जो दीगर अवामिल हैं यानी अमन अमान की सूरत हाल है, लोगों को गैस नहीं मिल रही है, कहीं पर CNG का मसला है, कहीं पेट्रोल का मसला है, कहीं पर आपको मालूम है बहुत सारे मसाइल हैं, इनको एड्रेस अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आवाम के दिल में, अच्छा उनके पास तो कोई एजेंडा ही नहीं है PTM वालों के पास, उनके पास शायद ये कि इमरान खान का इस्तीफ़ा तो खैर जो आदमी चाय के साथ बिस्किट नहीं देता वो इस्तीफ़ा क्या देगा आपको, तो इस्तीफ़ा तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन आप इस्तीफ़े को छोड़कर अगर PDM ने भी क्या किया, PDM ने हज़ारा बरादरी के साथ जाकर इजहार यकजहती तो नहीं किया। मरीम नवाज़ साहब ने तो वहाँ जाकर भी ये कहा कि इमरान खान क्यों नहीं आया, इमरान खान, तो इसका मतलब PDM के पास भी कुछ है नहीं। जब PDM के पास कुछ है ही नहीं आप पर तनकीद करने के लिए, तो ये PDM के तमाम रहनुमा वहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पहले ही पहुँच गए थे। वो तो जो बात उन्होंने पहले दिन की थी कि मैं तदफीन के बाद जाऊँगा, अब उसको उनकी जिद कह लें, उनका फैसला कह लें, लेकिन जो उन्होंने अपना कहा वो उसको पूरा किया। जो अपोजिशन के रहनुमा थे बिलावल साहब, मरियम साहब, तो फिर उनसे पहले पहुँच गए। देखिए मगर वो तो पहुँच गए, लेकिन ज़रा बिलावल साहब मरियम साहबा से ये भी तो कोई पूछे कि 3 मरतबा हज़ारा कम्युनिटी का कत्ल हुआ था जब इनके अब्बा की हुकूमत थी, तो इनके अब्बा पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे? इनके अब्बा तो नहीं थे, इनके अब्बा तो आते ही नहीं थे, इनके अब्बा को बुलाया भी जाता तो नहीं आते थे। तो ये तो छोड़ दें, ये लोग पहुँचे, ये तो पॉलिटिकल गेम स्कोरिंग है, उसके लिए गए। हम धरना बहरहाल ख़त्म, हुकूमत नहीं कराया और आपके सबके सामने। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अब तो इन सबको छोड़ दीजिए, अब तो हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इस पूरे अंधेरे में एक कमर तुलू हुआ, मेरे पॉइंट समझ रहे होंगे, एक कमर तुलू हुआ और कमर वहाँ पर पहुँच गया, कमर नज़र आ गया वहाँ पर। जब कमर नज़र आ गया तो फिर अब तो बहस करना फजूल है, क्योंकि देखिए अमन अमान का डायरेक्ट मसला है और फ़ौज बेहतर तौर पर जानती है। तो इस पर तो हमें जनरल कमर बाजवा को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि कमर वहाँ पर नज़र आया, कमर ज़ाहिर हुआ और उन्होंने वहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात भी की और उनको दिलासा भी दिया और उनकी फ़िक्री और जहनी तौर पर एक जैसे कि कोई बड़ा बाप बनकर या कोई बड़ा बनकर तसल्ली देता है, दिलजोई करता है, वो भी उन्होंने की। तो इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी फ़ौज वो अपना किरदार भरपूर अदा कर रही है, हुकूमत भी ज़ाहिर है कि अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन ये कि धरना हुकूमत ख़त्म कराती है, आप दिलासा आर्मी चीफ देते हैं, तो आपको नज़र आएगा कि हुकूमत और फ़ौज एक ही पेज। सही। चलें अब आमिर साहब, ये जो कराची कुछ अर्से पहले जब कचरे का ढेर हुआ करता था, पीपल्स पार्टी और MQM पर बड़ी तनकीद होती थी। आजकल जो पिछले 3-4 दिन से आप भी देख रहे होंगे मीडिया में खबरें, जो लाहौर का इस वक्त हाल हुआ है, ये पंजाब हुकूमत भी वही उसी तरह परफॉर्म कर रही है जिस तरह यहाँ सिंध हुकूमत कर रही है। लाहौर का हाल बिल्कुल कराची जैसा हो गया है इस दौरे हुकूमत में। सुना है कि 24 करोड़ रुपए का ठेका दिया किसी को, मुझे पता नहीं जी, आपके इल्म में है? वो तो तुर्की कंपनी थी, हटाने का ठेका खैबर पख्तूनख्वा में दिया या इधर दिया, मुझे पता नहीं है। लेकिन हालत ज़ार तो देखें, कराची का मसला होता है तो सारे लोग कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि जी कराची गंदा हो गया, कराची के साथ ये हालात है। तो फिर जहाँ पर अभी है गंदगी नज़र आ रही है और कचरे का ढेर है, वहाँ पर भी थोड़ा सा मिलकर सफाई करें, वहाँ पर भी कोई सामने नज़र आए। लाहौर हमारा शहर है भाई, हमारा शहर है, हम तो मोहब्बत करते हैं पूरे पाकिस्तान से, ज़ाहिर क्यों ना करें, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। लाहौर है तो कराची है, कराची है तो लाहौर है, लाहौर है तो कोयटा है, कोयटा है तो पेशावर है, ये सब मिलकर है सारे शहर, इनके बगैर पाकिस्तान है ही नहीं। तो फिर सबको उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि कराची का कचरा, कराची का कचरा, कचरा कचरा कराची, कचरा कचरा कराची, कराची किरची, कराची ये, तो जहाँ पे और भी कचरा पड़ा हुआ है उधर भी ज़रा तवज्जो फरमाएं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है लाहौर की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है, और सिर्फ लाहौर ही बुरे हालों में नहीं है बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट भी इन दिनों बहुत बुरे हाल से गुजर रही है। और अब क्या वजूहात हैं इसकी और क्रिकेट में बेहतरी कैसे हो सकती है, इस पर गुफ्तगू होगी। साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद साहब हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 दहाइयों पहले क्रिकेट छोड़ने के बावजूद आज भी दुनिया इमरान खान को दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर मानती है। हालिया आईसीसी के पोल में इमरान खान ने इस दौर की रन मशीन विराट कोहली को शिकस्त देकर दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर और कप्तान होने का एजाज हासिल किया। वजीर आजम इमरान खान का दावा था कि वो पाकिस्तानी टीम को नंबर 1 टीम बना देंगे और क्रिकेट बोर्ड के तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। लेकिन आज 2.5 साल बाद मुल्क की क्रिकेट और कौमी क्रिकेट टीम की रैंकिंग मुसलसल नीचे जा रही है। जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीमों को शिकस्त देना भी इस वक्त एक मुश्किल चैलेंज बन गया है। न्यूजीलैंड में कौमी टीम को बदतरीन शिकस्त हुई। साउथ अफ्रीका से होने वाली होम सीरीज से भी कोई खास उम्मीद ना ही लगाई जाए। कौमी टीम की इस बदतरीन कारकर्दगी की वजूहात क्या हैं? टीम के साथ तो अब कोचिंग स्टाफ में मिसबाह उल हक और वकार यूनुस जैसे बड़े क्रिकेट के नाम शामिल हैं और इन्हीं नामों पर यह इल्जाम भी लगता है कि खिलाड़ियों को अजियत देते हैं, मुश्किलात पैदा करते हैं। हालिया दौर के स्टार बॉलर मोहम्मद आमिर इन दोनों पर क्या इल्जाम लगाते हैं, ये भी जरा आपको सुनवाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल यहीं खत्म नहीं होते, बल्कि खबरें तो ये भी हैं कि पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी हर किस्म के फैसलों का हक अपने पास रखते हैं और सीईओ वसीम खान अथॉरिटी के बगैर काम जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। अब इन दोनों बड़ों के इख्तिलाफात की वजह से ग्रास रूट क्रिकेट पर काम नहीं हो पा रहा और काम ना होने का नुकसान मकामी क्रिकेटर्स और क्लब्स को हो रहा है। यह बात बिल्कुल वाज़े हो चुकी है कि चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी पसे पर्दा तमाम फैसले करते हैं और मीडिया वसीम खान को तनकीद का निशाना बनाता है। ये पूरी सूरत हाल है और वजूहात हैं क्या हमारे मुल्क में इस वक्त क्रिकेट की तनक़ीद की कोशिश करते हैं। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आपके दौर में हमारी क्रिकेट टीम तमाम फॉर्मेट्स में बड़ी ऊपर रैंकिंग्स पर हुआ करती थी। अब इस दौर में जो क्रिकेट की तनज़्ज़ुल है मुस्तकिल बुनियादों पर, खालिद साहब इसकी क्या वजूहात समझते हैं? देखिए, इसकी वजूहात बेशुमार हैं। मेरा ख्याल है आपके इस प्रोग्राम में तो पूरी गिनती नहीं हो सकेगी, लेकिन ये याद रखिए कि अगर क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ पे इत्तेफाक राय ना हो, वहाँ पे यकजहती ना हो, वहाँ पे ये जज्बा ना हो कि टीम को अच्छे से अच्छा बनाना है, बल्कि उसकी बजाय ज़्यादा तवज्जो हो धड़ेबंदी पर, अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर, अपने हुकूक ज़्यादा हासिल करने पर, अपनी तनख्वाहें उनमें इजाफा करवाने पर, तो सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाती है जैसे कि नज़र आ रही है। तो आपने अपने गुफ्तगू में मुख्तलिफ लोगों के दरमियान इख्तिलाफात की बात की थी। इख्तिलाफात उससे भी ज़्यादा गहरे हैं। अच्छा। मेरी इत्तला के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड में ये धड़े बने हुए हैं। एक तरफ जाकिर खान हैं, उनके अपने साथ साथी हैं, कुछ वसीम अकरम का अमल दखल भी बताया जाता है। फिर वसीम खान जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो अपनी वहाँ पे कोई ग्रुप बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये सारे क्रिकेट के जो बड़े हैं इनके दरमियान कोई इत्तेफाक राय या यकजहती नहीं है। सबको अपनी अपनी नौकरी बचाने की फिक्र लगी रहती है। तो यही इख्तिलाफात जब नीचे की तरफ सफर करते हैं और कोचिंग स्टाफ की तरफ आते हैं, तो आपने ठीक कहा कि वकार यूनुस अपनी धुन में लगे हैं किसी तरह। अब देखें उनके बयानात ही देखें कि बड़े मुश्किल हालात में बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, ये किया, कौन सा अच्छा परफॉर्म किया, कोई इनको पूछने वाला ही नहीं है। और फिर बैटिंग का जो हाल है वो आपके सामने है। मतलब हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और हेड कोच मिसबा जो है वो उनका मामला था, आप देखें कि जब उनका तकर्रर हुआ था तो सारे पाकिस्तान से शोर उठा था कि ये मत कीजिए। नंबर 1, उनको कोई तजर्बा नहीं है कोचिंग का। ठीक है, वो कच्चे कप्तान थे, कामयाब कप्तान थे, लेकिन कोचिंग का कोई तजर्बा उनको नहीं है। हर कोचिंग की ज़रूरियात होती हैं, उसके अपने एक मेयार होते हैं। कहीं से किसी लेवल का ही कोचिंग का उन्होंने कोर्स किया होता तो फिर भी समझा जा सकता था कि टीम के साथ रहते रहते वो मजीद सीख जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा खालिद साहब, लेकिन ये जो क्रिकेट बोर्ड की क़यादत है, एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब, इन दोनों को तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद लेकर आए। वो बहुत ट्रस्ट करते थे एहसान मानी साहब पर, वो बहुत ट्रस्ट करते हैं वसीम खान साहब पर। फिर ये लोग एक पेज पर क्यों नहीं है? इनको तो अलग-अलग टास्क दिए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, बोर्ड के इतने बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया गया है। फिर क्या इख्तिलाफात हो सकते हैं इनके दरमियान? देखिए, मुझे इल्म नहीं है कि वसीम खान को वज़ीर आज़म लेके आए हैं, लेकिन ये मुझे इल्म है, जाहिर है वो पैटर्न है क्रिकेट के और उन्होंने ही तकर्रर किया है चेयरमैन का। एहसान मानी के साथ उनके ताल्लुकात हैं, पुराने ताल्लुकात हैं, यकीनन उसको लेके आए हैं। अब वसीम खान को कौन लेके आया है, आपकी जो इत्तला है, मेरे पास इस तरह की कोई इत्तला नहीं है। अच्छा। तो बहरहाल एक ही अथॉरिटी से अगर 2 बंदों का भी तकर्रर हुआ हो तो ये नहीं जरूरी कि उनके दरमियान इत्तेफाक राय हो। तो फिर अपनी अपनी दफ की बात और अपनी अपनी मौतबरी की बात भी हो जाती है। अगर हो सकता है वसीम खान को
वो लेके आए हैं वजीर आजम, तो फिर तो वो सोचते होंगे कि मेरे में और चेयरमैन में क्या फ़र्क है। इसको भी वो लाए थे, मुझको भी लाए थे। अगर मैं थोड़ा बहुत हाथ पाँव मारूं तो मैं चीफ एग्जीक्यूटिव से तरक्की करके चेयरमैन भी बन सकता हूं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि आपस में इख्तलाफात की अगर है। लेकिन उससे बड़ी एक देखे कि किसी जमाने में जब क्रिकेट होती थी 60 की दहाई में, 70, 80, 90 सारे आप देखें तो बड़ी मुख्तसर किस्म की टीमें होती थी। 16-17 खिलाड़ी जाते थे, 4-4 महीने का दौरा होता था। खासतौर इंग्लैंड, मुझे याद पड़ता है 1992 में मैं बतौर मैनेजर स्टार्ट किया था। कुल टीम की तादाद खिलाड़ियों की 16 थी या 17 थी, और उसमें एक मैनेजर था, मैं, मेरे साथ इंतखाब थे वो कोच के तौर पर, और एक फिजियो थे। ये कुल तादाद थी कोचिंग की। और खालिद साहब, क्या उस दौर में ये जो स्टाफ होता था, कोचिंग स्टाफ, मैनेजिंग स्टाफ, क्या इस तरह की कंप्लेंट्स खिलाड़ी किया करते थे जिस तरह आज मोहम्मद आमिर कर रहे हैं? वो तो बड़ा खुलकर नाम भी ले रहे हैं कि मिसबा और वकार यूनुस के होते हुए मैं क्रिकेट खेल ही नहीं सकता, बड़ा डरावना माहौल बनाकर रखते हैं। और जाहिर है ये प्रॉब्लम्स दूसरे खिलाड़ियों को भी होंगी, लेकिन वो चूंकि अपनी क्रिकेट जारी रखना चाहते हैं इसलिए डर के मारे बोलते नहीं होंगे। तो ये इसकी जिम्मेदारी फिर किस पर आती है? ये माहौल ठीक करवाना, ये किसका काम है? देखिए, माहौल ठीक कभी हो सकता है कि जिस काम पे जिसको करने की अहलियत हो उसको उस पर मुकर्रर किया जाए। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अगर आप उस ओहदे पे किसी ऐसे शख्स का तकर्रर कर दे जिसमें वो सलाहियत, वो अहलियत ही नहीं है कि वो काम कर सके, तो खराबी पैदा होगी। अब वकार यूनुस, अब देखिए दो अप्रोचेस होती हैं, दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जो कोच हो या मैनेजर हो, उसकी एक हो सकती है हिकमत अमली कि वो टीम के खिलाड़ियों पे सख्ती तो करे, डिसिप्लिन कायम करने के लिए कोई जरूरी है, लेकिन उनके हौसले बुलंद करने का भी कोई बंदोबस्त करे। छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। 1988 में मुझे याद पड़ता है कि बिल्कुल गैर मारूफ एक बॉलर लेके गए थे वेस्ट इंडीज, और टीम के कप्तान थे इमरान खान। उन्होंने जाते ही उसके बारे में बयान दिया कि ये मेरा मैल्कम मार्शल है। 2-3 मैच उन्होंने खेले, उसकी वो पिटाई हुई कि दोबारा उसको नहीं खिलाया गया। वापस आए तो मैंने पूछा कि ये क्या बयान आपने दे दिया था? कहने लगे कि क्या करूं, कि अपने खिलाड़ियों का हौसला तो बढ़ाना होता है नए खिलाड़ियों का, तो इसलिए मैंने दे दिया। तो एक ही अप्रोच है मेरे ख्याल में। अच्छी अप्रोच होती ही यही है कि आप अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, और इसकी और बहुत सी मिसालें भी की जा सकती हैं। इसीलिए इमरान खान आज इतनी इज्जत पा रहे हैं सारी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा बन के नहीं दिखाया, अपने साथियों को उनको खींच के ऊपर लेकर। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ना होते तो वसीम अकरम ना बनता जो बॉलर बन गया हुआ है। लेकिन मौजूदा कोचिंग स्टाफ जो है उसको एक ही चीज आती है, सख्ती करनी, लोगों को बुरा कहना, छोटी छोटी बात पे डांट डपट करनी। और खालिद साहब, क्या ये क्रिकेट कमेटी क्या वाकई कोचिंग स्टाफ का एहतसाब कर सकती है? अब उसमें क्या उमर गुल, सलीम यूसुफ, जो क्रिकेट में उतने बड़े नाम नहीं है जितने बड़े नाम वकार यूनुस और मिसबाउल हक हैं, क्या उनके पास इतना मैंडेट हो सकता है कि वो अपने से बड़े नामों से सवाल पूछ सकें और फिर वो इनको जवाब भी दें? सवाल तो शायद पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनके पास इख्तियार कोई नहीं है किसी किस्म का। बल्कि अगर आपने अखबारात को गौर से देखा हो तो उसमें ये बात आई है कि क्रिकेट की कमेटी जो है सिर्फ अपनी सिफारिशात पेश करेगी, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। जो भी कोई यानी एक्शन होना है या कुछ किसी तरह की कार्रवाई होनी है तो खालिद साहब, बगैर इख्तियार के क्या ये कमेटी फिर होनी चाहिए? इसका फिर क्या मकसद है ऐसी कमेटी का जिसके पास कोई इख्तियार ही ना हो? जी, मैं तो बिल्कुल कायल नहीं हूँ इस किस्म की कमेटियां बनाने का। अगर आपने उनकी बात नहीं माननी, उनको कोई ये इख्तियार नहीं देना कि वो कार्रवाई कर सके, तो फिर उनसे कौन उन संजीदगी से बात करेगा या उनकी बात को सुनेगा? बिल्कुल बेकार है इस किस्म की कमेटी का रखना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन पीसीबी, हमारे साथ मौजूद थे। बता रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब खिलाड़ी थे तो अपने दौर में तो वो मेरिट की बुनियाद पर क्रिकेट खेला करते थे, खिलाया करते थे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया करते थे। बहुत अच्छा माहौल होता था। आज भी उन पर अब ये जिम्मेदारी है कि वो माहौल को ठीक करवाएं और क्रिकेट बोर्ड के मामलात को भी सुधारें। और सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के मामलात नहीं सुधारने, बल्कि सुधारने तो पैमरा के मामलात भी हैं, चूँकि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग अभी तक अपने ओहदे पर मौजूद हैं और उनकी तब्दीली भी अब बड़ी नागुज़ीर हो चुकी है। और इस वक्त की ज़रूरत और तकाजा है कि इमरान खान जो कि वज़ीर आज़म हैं, वो चेयरमैन पैमरा के बारे में भी कोई फ़ैसला करें और उनकी जगह किसी दूसरे तजुर्बेकार और एक अहल शख्स को तैनात करें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।